हेलो आप सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस सिलेबस में लेटेस्ट जो चेंजेस के लिए ड्राफ्ट आया है वो ड्राफ्ट क्या है और इस ड्राफ्ट के रिगार्डिंग हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने हैं। तो देखिए अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो CSIR का ऑफिशियल वेबसाइट है वो देख पा रहे हैं और यहाँ देखो स्टार्टिंग के अंदर लिंक फॉर फीडबैक ऑन प्रपोज सिलेबस LSBT, यानी कि लाइफ साइंस और बायोटेक का जो सिलेबस है ना उसको है ना मर्ज करके उसका एक ड्राफ्ट बनाया गया है कि ऐसा कुछ सिलेबस है वो रखना चाहते हैं और उसके ऊपर अभी फीडबैक है वो मांगे हुए हैं। तो आप लोग भी फीडबैक है वो दे सकते हैं। ये फीडबैक का फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। एज ए कैंडिडेट एज ए टीचर आप फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि हमारा जो पिछला सिलेबस है और ड्राफ्ट का जो सिलेबस है ना उसमें क्या चेंजेस हैं। तो देखो कुछ एक सेक्शन है उसमें नए ऐड हुए हैं, कुछ सेक्शन जो पुराने सिलेबस के थे उनको आगे पीछे किया गया है और कुछ एक माइनर टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए। तो अपन सारी चीज़ों को ही वन बाय वन करके देखते हैं। तो ड्राफ्ट के बाद में जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UGC CSIR DBT नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर JRF एंड लेक्चरशिप। तो एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा है ना। आप लेक्चरशिप के लिए भी जा सकते हैं, JRF के लिए भी जा सकते हैं, बट मर्ज कर दिया गया ना CSIR और DBT जो है इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। एक कॉमन है ना पैटर्न के अंदर इनको लेके आ गए। सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो इस समय पे जो सिलेबस है उसमें टोटल 14 यूनिट्स हैं वो इन्होंने प्रेस्क्राइब किए। 14 यूनिट्स में इसको रखा है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उसमें माइनर चेंजेस अपन देखेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हैं, लेकिन यूनिट नंबर 11, 12 एंड 13 जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आएगा। 12 नंबर के अंदर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक आएगा और एडवांसेज इन बायोटेक का जो सेक्शन है ना इसका कुछ एक पार्ट पुराने सिलेबस में भी है, कुछ एक चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मेथड्स वो पहले भी अपन पढ़ते थे। तो कुल मिला के थोड़ा सा है ना सिलेबस है वो अपग्रेड जैसा है। DBT का इसमें रोल है तो बायोटेक का सेक्शन इसके अंदर ऐड किया है। तो चलिए अपन यूनिट वाइज देखते हैं एक एक यूनिट को। हाँ, ये अपना यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ जो सिलेबस है वो पुराने सिलेबस से जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये सब हैं, पहले भी अपन पढ़ते थे। वो ये स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस हैं है ना, बायोफिजिकल केमिस्ट्री है, बायो एनर्जेटिक्स है ना, एंजाइम्स वगैरह का है, प्रोटीन्स का है, प्रोटीन्स वगैरह वो सब वही है। इसमें देखो जो H नंबर पॉइंट है ना कि कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपन APZ फॉर्म पहले भी पढ़ते थे है ना। अभी इसके अंदर एक कॉमन टॉपिक डाल दिया ना, RNA कंफर्मेशन, जैसे पहले tRNA rRNA वो सब थे ना, उनको एक कंबाइन कर दिया कि अब सभी प्रकार के RNA इसमें आ जाएंगे। क्योंकि RNA इस समय पे एक लेटेस्ट रिसर्च का एरिया भी है और ड्रग्स के अकॉर्डिंग भी है और जो मेडिकल साइंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो RNA वाला सेक्शन है उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, बाकी स्टेबिलिटी वाला है, मेटाबॉलिज्म वाला है वो का वही है। तो यहाँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, यूनिट फर्स्ट वैसा ही था। थोड़ा सा RNA वाला कंटेंट है वो आपको और चीज़ें इसमें जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो अपन को ऐड करनी रहेंगी। देन अपन नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं और ये अपने पास यूनिट नंबर सेकंड है जहाँ पे अपन सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। अब देखो इसमें क्या किया है कि जैसे पहले अपन मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते थे, इन्होंने क्या है कि सेल वॉल इसमें ऐड कर दिए। अब सेल वॉल ऐड करने का मतलब ये कि आपको सेल वॉल है वो जैसे बैक्टीरिया है वहाँ से भी आपको तैयार करना पड़ेगा, प्लांट्स का भी करना पड़ेगा,
कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, फंजाई का है, एल्गी का है ना, हायर प्लांट्स का है। तो बिना सेल वॉल वाले हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो सेल वॉल का जो है ना, सेल वॉल ओनली सेल वॉल डाला है तो आपको सेल वॉल की डाइवर्सिटी भी लेनी पड़ेगी और सेल वॉल के कंपोजिशन, सिंथेसिस है ना, बायोसिंथेसिस, रोल ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। बाकी जो पार्ट है वो मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग सेम ही है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेली का जो था वो यहाँ पे है ना बिल्कुल वही है। सेल वॉल पहले यहाँ पे दिया हुआ था ना, बी पार्ट में था, उसको हटा करके ए सेक्शन में अलग से डाल दिया। पहले भी ये था लेकिन अब यहाँ पे उसको है ना जैसे बाउंड्री के वजह से मेम्ब्रेन और वॉल एक साथ इन्होंने कर दिया, तो सफलिंग किया, ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ भी है ना। जीन्स वगैरह, क्रोमोजोम्स अपन पहले भी पढ़ते थे, सेल डिवीजन, सेल साइकिल पहले भी मेन टॉपिक था। अब देखो यहाँ पे एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफेजी जो है इनको थोड़ा सा यहाँ पे एलाबरेट करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। प्रोग्राम सेल डेथ अपन पहले भी पढ़ते थे लेकिन अब इसको यूनिट नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया है। तो है ना, एपोप्टोसिस क्या होती है वो अब डिटेल में यहाँ पे रह जाएगा, इस यूनिट में रह जाएगा। नेक्रोसिस है सेल जब डेड होती हैं या सेल बाहर से उठा करके, या ऑटोफेगी अपनी ही ऑर्गेनेली को वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोफेगी काम में लेते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। माइक्रोबियल सेक्शन जो था उसमें देखो इन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये ऐड किया है। तो ऑलमोस्ट आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे एक तो इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा सिस्टेमेटिक किया है सिलेबस को, कि जहाँ जो टॉपिक ज़्यादा है ना कनेक्टिविटी में लगता है वहाँ इन्होंने डाला है, और जो रिसेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने डालने की कोशिश की है। तो यूनिट नंबर 2 में भी थोड़े से माइनर चेंजेस हैं जो कि अभी हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद में अपना यूनिट नंबर 3 आता है, और जहाँ पे अपन मोल बायो को पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस के नाम से ही पहले भी ये यूनिट था, अब भी फंडामेंटल प्रोसेसेस ही है। वैसे ये सारा मोलिकुलर बायोलॉजी का सेक्शन है। डीएनए रेप्लिकेशन रिपेयर पहले भी था, आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन है ना, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, ये सब था। नॉन कोडिंग आरएनए है वो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस ना, ट्रांसलेशन, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, राइबोसोम से लेके अपन सारा कुछ इसमें डालते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ये यूनिट नंबर 2 में अपन पहले पढ़ते थे। प्रोटीन सेल सॉर्टिंग जो पढ़ते थे वहीं पे अपन प्रोटीन सॉर्टिंग ईआर वाला सिस्टम अपन लेते हैं, वो सब है। ट्रांसपोर्ट भी देखो यहाँ पे डाल दिया है, और प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। तो प्रोटियोसोम मेडिएटेड जो लाइगेशन मैकेनिज्म्स हैं वो सब आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले भी अपन पढ़ते थे बट थोड़ा सा इसको सफलिंग कर दिया गया है। जीन एक्सप्रेशन के जो कंट्रोल हैं उसमें बाकी सब तो कॉमन ही है, जैसे बैक्टीरियोफाजिस का, वायरसेस का, प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, है ना, क्रोमेटिन लेवल के ऊपर साइलेंसिंग है, वो सब अपन पहले पढ़ते थे। एपिजेनेटिक रेगुलेशन है वो इसमें आपको हाईलाइट करके थोड़ा सा और लेना पड़ रहा है। तो मॉल बायो के अंदर भी ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। पहले अपन है ना सेल बायो के अंदर प्रोटीन ट्रैफिक पढ़ते थे, वहाँ पे मेन टॉपिक था। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिंथेसिस के साथ में ही ट्रांसपोर्ट को ऐड कर दिया। यूनिट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे पहले भी अपन सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग है ना ये पढ़ते थे। तो सिग्नलिंग का जो सेक्शन है वो यहाँ पे उसी प्रकार से अपन को मिल जाएगा। सेलुलर कम्युनिकेशन है ना, वो भी इसी प्रकार से है। और इम्यूनिटी का जो सेक्शन था वो भी यहाँ पे डला हुआ है, और होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन का जो सेक्शन है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कैंसर बायोलॉजी अपन पहले भी इस यूनिट के अंदर तैयार करते थे, अब भी वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूनिट नंबर 4 में भी अपन को ज़्यादा कुछ इशू नहीं रहने वाला है। ओके, यूनिट नंबर 5 की जो हमने बात की कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल से सेम है। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट के स्टेजेस, सब कुछ जो पहलेपन थे ना वो का वो सिलेबस ही है। मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, एनिमल्स का सेक्शन, प्लांट्स का सेक्शन, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है ना। प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग, सेनेसेंस, ये सब अपन पहले भी यहाँ पे देखते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 6 और नंबर ये तो अपना डिस्कस हो गया था।
हाँ, यूनिट नंबर 6 के अंदर सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का ये पार्ट था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सेम वही है, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सेक्शन है, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ना। हालांकि ये सब अपन पहले से पढ़ते थे, ऐसा कुछ नया नहीं है, बट थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया, रखे डाल दिया है। प्लांट हार्मोन के सेक्शन अपन तैयार करते थे, सेंसरी फोटोबायोलॉजी अपन तैयार करते थे, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, ये सब अपन पहले भी देखते थे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सेक्शन भी सेम ही है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंदर जो इनेट इम्यूनिटी सेक्शन है वो इन्होंने हाईलाइट किया है। तो ओनली माइनर सेक्शंस हैं, वो थोड़े से यहाँ पे एक्स्ट्रा अपन को 2-3 टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा। सिमिलरली अपन सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स की बात कर सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी देखो, ब्लड सर्कुलेशन का सेक्शन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन सिस्टम है। बिल्कुल से सेम सिलेबस है, पहले भी ये सब अपन पढ़ते थे, इस समय पे भी सेम वही है, स्ट्रेस वाला, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइनोलॉजी वाला। हाँ, इसमें देखो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं। एक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म एंड होलोबायोन्स, ये यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, और इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पे ऐड किया है। तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ये 2 टॉपिक्स हैं, ये थोड़े से एक्स्ट्रा एलोबरेट करके आपको यहाँ पे इनको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सेक्शन जेनेटिक्स का अपने पास रहता है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से। क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस आ रहा है, जीन म्यूटेशन पहले भी था, जेनेटिक एनालिसिस अपन पहले भी करते थे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर मैपिंग के जो सिस्टम्स हैं उनको इन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जो है उसमें इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना, इसको यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया। ये पहले भी अपन सिलेबस वाइज पढ़ते थे, लेकिन वो जेनेटिक्स में नहीं था ना, अब अपन इसको यहाँ पे पढ़ेंगे ना। ह्यूमन जेनेटिक्स वाला सारा सेक्शन वही है जो सेम टू सेम पहले अपन पढ़ते थे। ठीक है, म्यूटेशन वाला सेक्शन, स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल चेंजेस वाला, कोई भी इसमें फेरबदल नहीं है। तो सिलेबस वाइज यहाँ भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं मिलना। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट है उसमें देखो उन्होंने क्या किया है कि इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी जो है इनको इन्होंने कंबाइन कर दिया। पहले ये अलग अलग यूनिट होती थी, अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, इवोल्यूशन को ले लिया और फिर डाइवर्सिटी है उसको इसमें दे दिया। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये सब अपन पहले पढ़ते थे। को इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक हम इवोल्यूशन में पढ़ते थे, लेकिन अब वो डाइवर्सिटी वाले सेक्शन में यूनिट नंबर 9 में आ जाएंगे। टैक्सोनॉमी के सारे मेथड्स हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो डाइवर्सिटी है उसको स्पेसिफाई कर दिया। जैसे माइक्रोबियल लाइफ है, उसमें बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब आ जाएंगे, है ना। प्रोटिस्ट है, उसमें एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, ना, ये सब आ जाएंगे। फंजाई का पूरा सेक्शन है, प्लांट्स का पूरा सेक्शन है, एनिमल डाइवर्सिटी का पूरा सेक्शन है। तो चीज़ें तो पहले भी ऐसे ही थी, लेकिन अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा क्या है स्पेसिफाई कर दिया। पहले इवोल्यूशन को समझेंगे आप, उसके बाद में सारी डाइवर्सिटी है उसको समझेंगे। अगला जो यूनिट नंबर 10 है, यहाँ पे देखो इन्होंने सेम वैसे ही रखा है कि इकोलॉजी के साथ में बिहेवियर साइंस को इन्होंने जोड़ दिया, यानी कि बिहेवियर जो है ना अपन इवोल्यूशन में पढ़ते थे पहले उसको ना, तो उसको इन्होंने इकोलॉजी के साथ में जोड़ दिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें सिंपली वही है। पॉपुलेशन इकोलॉजी अपन पहले पढ़ते थे ना, हार्डी वीनबर्ग को अपन यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन अब उसको जेनेटिक्स में शिफ्ट करते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी अपन पहले भी पढ़ते थे, इकोसिस्टम इकोलॉजी अपन पहले भी तैयार करते थे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने एक तो डाला है कि इकोसिस्टम्स के ऊपर मानव के जो प्रभाव हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट्स, ये जैसे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स में लैंड यूज है, लैंड कवर चेंजेस है, क्लाइमेट चेंज, है ना, पॉल्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज। हालांकि चीज़ें अपन पहले तैयार करते थे, ऐसा नहीं है, है ना, ये चीज़ें पहले भी अपन को पढ़नी पड़ती थी, बट इन्होंने थोड़ा सा इसको अलग सेक्शन बना के दिखा दिया है। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, है ना, ये आपको यहाँ पे लेना है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा इन्होंने अलग से हाईलाइट किया, जैसे पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है ना, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम या एथनोबॉटनी का सिस्टम है, वो भी इसमें क्या कर दिया इन्होंने ऐड कर दिया। एक सेक्शन इन्होंने क्या है कि एक्ट्स और पॉलिसीज को लेके डाल दिया, है ना। बायोडाइवर्सिटी को लेके जो एक्ट हैं, पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, वो एक सारा सेक्शन इसमें ऐड कर दिया गया है। हाँ, अब देखो यहाँ पे बिहेवियर इकोलॉजी जो अपन अलग से पढ़ते थे ना, वो यहाँ पे
हाँ ना, इकोलॉजी के साथ में उसको कर दिया। हालांकि देखो सारा वही है, एनिमल बिहेवियर, प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर, फॉरेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, माइग्रेशन, डिस्पर्सल, नेविगेशन, सोशल बिहेवियर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, सेक्सुअल सिलेक्शन सिस्टम, मैटिंग टाइप्स, पेरेंटल केयर, ये सब पहले अपन पढ़ते थे ना, इवोल्यूशन वाली यूनिट में हुआ करता था। अब ये सारा इकोलॉजी वाले सेक्शन में डाल दिया, बिहेवियर इकोलॉजी के रूप में। तो ऑर्गेनिज्म कैसे कुछ है ना उनका इकोलॉजी है वो सारा एक साथ आ गया, एक्ट्स वगैरह इसके अंदर आ गए, तो ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। बाद में यूनिट नंबर 11 जो है वो टोटली यहाँ पे नया हो जाएगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे रहेगा और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का पूरा सेक्शन है। तो ये पूरा ही जो सेक्शन है वो है ना पहले सिलेबस में नहीं था, कि मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस के जो टूल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, जीन एनोटेशन के टूल्स हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, डायनेमिक्स से जुड़ा हुआ सेक्शन आ जाएगा, है ना, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर है, ड्रग डिजाइनिंग का सेक्शन है, सिस्टम बायोलॉजी के सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें बिल्कुल से नया है, जो कि DBT के अकॉर्डिंग इसमें शिफ्ट किया गया है। इसके बाद में अगला जो यूनिट है वो है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी कुछ नया है, हालांकि पहले अपन बहुत कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही पढ़ते थे, अब यहाँ पे डिटेल में है ना। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है पूरा इसमें नया आ गया, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये सब इसमें थोड़ा डिटेल में चला गया पूरा सेक्शन। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ, एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का सेक्शन आ जाएगा, है ना। जैसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अपन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, प्लांट ड्रग्स को लेके अपन बायो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग है, सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड है, यहाँ से सेक्शन है वो इसमें रखे गए। तो ये दोनों ही सेक्शन बिल्कुल से यहाँ पे डिफरेंट हैं, नए हैं, DBT के अकॉर्डिंग हैं। इसके बाद में एडवांसेज इन बायोटेक का सेक्शन था ना 30 नंबर, तो इसका काफ़ी कुछ सेक्शन पहले भी था, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA अपन पहले ही पढ़ते थे, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं था, अब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यूरोबायोलॉजी है, उसमें भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं, है ना, क्या थोड़ा बहुत अपन पढ़ते थे लेकिन डिटेल में नहीं था कुछ, अब ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। एनिमल बायोटेक भी इसी प्रकार से है ना। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है, मैराइन बायोटेक का सेक्शन है, एनवायरमेंटल बायोटेक का सेक्शन है। तो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा बायोटेक की रिगार्डिंग मॉडिफाई करके और DBT का जो है ना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे उस हिसाब से कर दिया गया है। लास्ट वन जो यूनिट है 14 नंबर वो मेथड्स का सेक्शन है। मेथड्स पुराने वाले सिलेबस में भी पहले अपन लास्ट में ही पढ़ते थे ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स हैं जैसे आइसोलेशन, प्री-सेपरेशन, एनालिसिस ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, है ना, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन, ये सब पहले भी अपन पढ़ते थे, है ना। बायोफिजिकल मेथड्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, NMR वाला सेक्शन है ना। लाइट स्कैटरिंग वाला मास स्पेक्ट्रो है ना, रेजोनेंस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अपन पहले भी पढ़ते थे, अब भी है ना, इनमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबॉलिमिक्स, है ना, ये चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई है, तो थोड़ा इसको अलग से देखना पड़ेगा। रेडियो लेबलिंग चीज़ें थी वो अपन पहले भी पढ़ते थे, है ना। यूनिट 5 से ये अटैच भी होता है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, है ना, एलिमेंट्स वगैरह पढ़ते हो, रेडियो एक्टिविटी आती है। हिस्टोकेमिकल और इम्यूनोटेक्निक्स जैसे कि एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है ना। लिविंग सेल्स में अपन कैसे डिटेक्ट करते हैं ना, फिश है, जिस है, ये सब इसमें डला हुआ है। माइक्रोस्कोप से जुड़ा हुआ सेक्शन है इसके अंदर, है ना। इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स हैं, ये अपन पहले भी पढ़ते थे, पैच क्लैम्प मेथड है, ECG है, ये सब अपन पहले भी पढ़ते थे, थोड़ा सा इसमें एडिशन है। मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, स्टेटिस्टिकल मेथड्स वगैरह ये सब इसके अंदर ऐड हो गए, तो थोड़ा सा डिटेल्ड कर दिया गया है। कुछ सेक्शन इसमें टोटली नए हो गए हैं, है ना, जो बायोटेक के रिगार्डिंग है, लेकिन काफ़ी सारे सेक्शन हैं वो अभी भी क्या है कि जो आपका पुराना सिलेबस है उससे मैच करते हैं। देखो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बायो सेफ्टी और बायो एथिक्स, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे न्यूली एडेड है जो पहले नहीं था। मीन्स अब आपके सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हो गई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो पहले भी थी, अब उनको थोड़ा सा पोजीशन वाइज, है ना, यूनिट वाइज शिफ्टिंग कर दिया गया है
और पेरेंट यूनिट जो आप मान सकते हैं उनमें कुछ एक पॉइंट्स हैं वो ऐड कर, वो बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम के अंदर जो रिसर्च है उसमें उनका अच्छा रोल है, तो इसलिए उनको उनमें जगह दी गई है। तो ये तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आप जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस में है ना, क्योंकि ड्राफ्ट जब लॉन्च किया गया तो डेफिनेटली इसके ऊपर सजेशंस वगैरह आएंगे, तो मामूली बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाद में फाइनली जहाँ तक संभावना है ये सिलेबस आपका लॉन्च हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या है कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी प्रकार से करनी होगी, है ना। आप जो CSIR का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो वो अब आप ड्राफ्ट के सिलेबस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। तो कोर यूनिट्स का जो सेक्शन है ना उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है, कोर यूनिट्स को आप वैसे ही तैयार कर सकते हैं। DBT वाला सेक्शन इसमें ऐड हुआ है, तो जहाँ तक संभावना है कि जो इंटरनल चॉइसेज हैं वो इसमें बढ़ेंगी। इंटरनल चॉइसेज हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, पहले भी मिलती थी, अब भी इंटरनल चॉइसेज हैं वो मिलेंगी। पेपर का जो साइज है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें कुछ चेंज अपन को मिल सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो गया तो सिलेबस है ना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइज होंगे, तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको चॉइसेज पहले भी मिलती थी, चॉइसेज अब भी मिलेंगी। और अब जब है ना इस प्रकार से इसको लॉन्च किया जाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट फेवर में जाते हुए इंटरनल चॉइसेज है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग जो तैयार करके जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और है ना ऑप्शन होंगे आपके पास, तो उस प्रकार से आप देखते हैं तो आप आराम से अपना जो स्कोर है उसको निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि पहली बार जो है ना पेपर है वो किस प्रकार का रहता है ना, पेपर में क्वेश्चंस हैं उनका नंबर क्या रहता है ना, उनका लेवल क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद में ही पता लगेगा कि जो कट ऑफ वगैरह है वो किस प्रकार की रहती है। हाँ, बट ये कि कुछ चीज़ें आप पहले से माइंड में रख सकते हैं कि आप जो चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, जिनको कि आप कोर यूनिट्स बोलते हैं, उनके बिहाफ के ऊपर आप अभी भी अपना सिलेक्शन करा पाएंगे, है ना। जैसे सिंपली जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे बायोकेम है उसको अच्छे से तैयार करते हैं ना, सेल बायोलॉजी का सेक्शन है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन है ना, सेल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ऐसे आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ठीक है। आपका एनिमल फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है ना, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, इवन टेक्निक्स है। तो पुराना सिलेबस जो था ना उसको आप कवर करें, उसमें से भी आपको जो ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हम चीज़ों पे अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायो है ना, मुझे जहाँ तक संभावना लग रही कि कम से कम भी आप है ना 6 यूनिट्स या 7 यूनिट्स को बहुत अच्छे से टारगेट लेके अगर चलेंगे, या इन क्वेश्चंस को आप टारगेट बनाएंगे, इनको बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे, तो 6 to 7 यूनिट्स को प्रिपेयर करके आप है ना इस ड्राफ्ट के बाद में भी अपना सिलेक्शन है वो इजीली करा सकते हैं। अब देखो क्या है कि चेंजेज है वो तो हुए ही हैं, तो पेपर पे क्वेश्चंस पे इसका इम्पैक्ट तो आना ही है, बट ज़्यादा परेशान होने वाला इश्यू नहीं है। आप लोग जो पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करते रहो, है ना। जो यूनिट तैयार कर रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो उसको उस प्रकार से उसमें ऐड कर लीजिए, और हमारी साइड से भी ये रहेगा कि जो चीज़ें अभी यूनिट वाइज ऐड हुई हैं तो वो जितने भी अपडेट टॉपिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे क्लास में कवर करा देंगे, कंटेंट वाइज भी आपके कोर्स में ऐड हो जाएंगे, तो आप उन चीज़ों से मतलब ऐसे वरी फ्री रह सकते हैं, ठीक है। बाद में आपके पास टाइम रहता है तो जो कुछ नया सेक्शन है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो एज ए एक्सपर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो चल रही है ना उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो करते रहिए, कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है वो आप है ना यहाँ से ऐड भी कर लेंगे, अपने लेवल के ऊपर भी कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं।
उनके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वो भी हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा कि भाई नए टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को है ना ये कोर्स ज्वाइन करना है, वो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। और एमएससी स्टूडेंट जो इस समय पे सेमेस्टर वाइज एमएससी कर रहे हैं, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल भी हमने लॉन्च किया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरीज हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।